बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले तमाम नाज़रीन को आपके मेज़बान मोहम्मद सलमान का आदाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम और तरबियत। नाज़रीन इकराम, हम अपने मुआशरे में मौजूद लोगों के रवैयों पर बात करते हैं, हम अपने मुआशरे में मौजूद लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, हम अपने मुआशरे के अंदर मौजूद तमाम ज़ावियों से हर एक उस स्टेक होल्डर की बात करते हैं जो कि इस मुआशरे के अंदर अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें असातिज़ा हों, नौजवान हों, वालिदैन हों, तमाम के तमाम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी शोबे में आप देख सकते हैं कि किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मस्बत अंदाज में सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर अपना एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। एक मुआशरा उसी वक़्त तरक्की करता है जब उसमें रहने वाला हर शख्स अपने आप को ज़िम्मेदार शहरी समझता है, और ज़िम्मेदार शहरी समझता उस वक्त है जब वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझे कुछ करने के लिए, कुछ मस्बत करने के लिए। मुआशरे के अंदर किसी न किसी तरीक़े से वो अपना एक पॉजिटिव पहलू मुआशरे के अंदर उजागर करता रहे। अब वो आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, आप इंजीनियर हों, आप डॉक्टर हों, आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हों, या आप एक आईटी एक्सपर्ट हों, ये तमाम के तमाम शोबे हर तरीक़े से किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में, इकोनॉमी की बढ़ोतरी में, इकोनॉमी की डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करते हैं। मैंने आपके साथ सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 अभी तिलावत की है, और उसमें रब ताला यही फरमाते हैं कि आप मेरा शुक्र अदा करो, अगर मेरा शुक्र अदा नहीं करोगे तो वो कुफरान नेमत है। और वो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके अंदर इन कफर तुम इन आज़ाबी लशदीद, और उन लोगों के लिए जो कि कुफरान नेमत करते हैं उन लोगों के लिए शदीद अजाब है। अब ये तमाम का तमाम एक सिलसिला, ये तमाम की तमाम एक तमहीद बांधने का मकसद कि हम अपनी शोबा ज़िंदगी में जैसे हम अक्सर प्रोग्राम्स में बात करते हैं रवैयों के ऊपर, हम कि किस तरीके से हम नौजवान लोग ख़ास तौर पर, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि हमारी यूथ, हमारा जो नौजवान तबका है, जो कि 65% आबादी हमारी इस वक्त अगर हम देखें, नज़र दौड़ाएं तो हमें काले के सर नज़र आते हैं। काले सर से मुराद के नौजवान ही नौजवान हर तरफ नज़र आते हैं। ये नौजवान किस तरीके से पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर इस मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से अपनी जो अपनी सलाहियतों से, अपनी स्किल्स से अपना लोहा मनवा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। और हर फील्ड के अंदर, हर शोबा ज़िंदगी के अंदर ये लोग अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियत से, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का एक अहम शोबा जो कि आईटी है, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी दौर में ये ज़वाल पजीर हुआ, लेकिन इस वक्त इसकी उठान है। और हम अगर देखें तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स का जायज़ा लें, ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। मैं अपने दूसरे प्रोग्राम्स में भी अक्सर बात करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स है उसका तकरीबन 37% हिस्सा आईटी एक्सपोर्ट्स पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से जी कि लोग आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। आज मेरे साथ एक नौजवान शख्सियत मौजूद हैं, मैं उनके साथ आपका तारुफ करवाता हूँ। अगर मैं उनकी थोड़ा सा प्रोफाइल आपके साथ अगर मैं शेयर कर लूँ, उसमें वो इस वक्त गूगल सर्टिफाइड पीपीसी, मतलब पे पर क्लिक एड्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र हैं। 12 साल से ये मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ एज कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूएस बेस्ड कंपनीज़ के साथ आईटी सेक्टर में एज मार्केटिंग और मार्केटिंग हेड है ये काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ मज़ीद इस शख्सियत को आपके साथ दरमियान में हाई नहीं हूँगा, मैं आपके साथ मिलवाता हूँ। बिल्कुल नौजवान शख्स है, मेरे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल मेमन। अस्सलाम वालेकुम जावेद। वालेकुम। जावेद कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? सुनाइए। सबसे पहले तो आपको वेरी वार्म वेलकम कि आपने हमें टाइम दिया। नौजवान हैं, यंग हैं, उभरते हुए इमर्जिंग हैं, और आईटी सेक्टर का एक मैं कह सकता हूं कि एक चमकता सितारा हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, इसके अंदर आप अपनी मज़ीद मेहनत करें। थोड़ा सा हमें अपना प्रोफाइल बताइएगा सर। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपके इतने वार्म वेलकम का। और सेकेंडली ये कि मैं एज अ जावेद इकबाल मेमन आज से 12 साल पहले कुछ नहीं था, ठीक है। जब हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो यू नो वेरी वेल कि ये इंडस्ट्री काफ़ी डाउन साइजिंग हो रही थी, लेकिन हमें फिर भी उस टाइम पे कुछ नज़र आया कि ये इंडस्ट्री आगे बूम कर सकती है। अभी आप देख सकते हैं इस 2021 के अंदर, फिस्कल ईयर के अंदर,
हमारा एक आईटी एक्सपोर्ट 600 मिलियन तक पहुंच गया है और लगभग 30 to 37% ये और बूम किया है। ये तो वो फिगर्स हैं जो कि ऑफिशियल हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो हम कोट नहीं कर सकते, वो अनऑफिशियल है, यू नो वेरी वेल। तो मेरे बारे में आपने बहुत अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन दे दी, लेकिन मैं खुद अपने बारे में बता दूं कि मैंने 8 साल गोरो के साथ काम किया। मतलब ये एक कंपनी थी जो कि यूएस बेस्ड थी। आई वॉज दी ओनली वन पाकिस्तानी टू वर्क फॉर देम। हमारे पास चाइनीज़ भी थे, रशियंस भी थे, फिलीपींस भी थे और अमेरिकन्स भी थे। मैं वो वाहिद पाकिस्तानी था जो एज एन एसईओ वहाँ लगा था। और मैं करते इन्हीं सालों के अंदर मैंने कंपनी को इतना जनरेट कर दिया रेवेन्यू कि मेरी एक वर्थ हो गई और मैं हेड ऑफ मार्केटिंग चले गया, जिसके अंदर मैंने गूगल एड्स के लिए पीपीसी की। अब आपको पता है कि गूगल जो है अभी काफ़ी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया जिसके ज़रिए 80 to 90% रेवेन्यू जनरेट होता है। उस कंपनी के लिए काम किया, उसको रेवेन्यू दिया और हेड ऑफ मार्केटिंग बना। मैं टीम लीड कर रहा था चाइनीज़ लोगों की, अमेरिकन लोगों की और रशियन लोगों की। मेरे पास एक 70 लोगों की टीम बनी हुई थी। तो दे वर इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक वो सीसीटीवी में काम करते थे, वो लोगो डिज़ाइन में काम करते थे, वो वेब डिज़ाइन में काम करते थे और इन चीज़ों के अंदर काम करते थे। आहिस्ते आहिस्ते स्किल सेट करके मैं इन चीज़ों पे गया। इसके अलावा मैंने इस लोकल मार्केट में काम किया है। कॉन्ट्रीब्यूशन चाहे 0.001% हो, लेकिन आपने सोसाइटी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट तो किया। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए काम किया। लेट सपोज आप देखें कि ये बूम कैसे आया, समझने की बात है। जी। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया स्टार्ट में कि ये बूम आया, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। बूम इसलिए आया कि देखें कोविड के बाद बिल्कुल बिजनेस सिचुएशन काफ़ी डाउन थी, लेकिन हाउएवर आप ये चीज़ देखें कि लोगों ने छोटे से घरों के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब जो रेस्टोरेंट बंद हुआ वो घर से रन कर सकता है, जो शॉप्स बंद हुई वो घर से रन कर सकते हैं। अब उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एक वेबसाइट, एक लोगो डिज़ाइन, एक पैकेज और अपनी सर्विसेज के बारे में एक वेबसाइट चाहिए। जब वो वेबसाइट चाहिए, इसी तरीके से एक बंदा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको भी वेबसाइट चाहिए अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आस्ते 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 करके हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। अभी आपने स्टार्टअप पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा होगा, जापान को पाकिस्तानी चाहिए काम करने के लिए। सही, वो उनसे काम करवा रहे जापान को। ये दिस इज़ द गुड न्यूज़। जापान, हम लोग जापान से बहुत पीछे थे। और ये मतलब आप समझें कि ये मतलब 10 साल पहले की बात नहीं है, ये अभी की बात है। पाकिस्तानी आईटी एक्सपोर्ट इंक्रीज तो हुई, लेकिन टैलेंट भी इंक्रीज हुआ। देखें, जहाँ पे टैलेंट इंक्रीज होगा ना, वहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। टेक्सटाइल सेक्टर को देख लें, जब तक वहाँ पे अच्छा आउटपुट नहीं होगा, अच्छी लेबर नहीं होगी, अच्छे लोग नहीं होंगे, अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, अच्छा एचआर नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स। तो इसी तरीके से आईटी एक्सपोर्ट भी इस वजह से बढ़ी है कि हमारे लोगों में पोटेंशियल था, करके दिखाया और कर भी रहे हैं। आई होप इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर इसको मजीद टारगेट्स जो है ना मजीद वो अचीव करने की कोशिश करेगा ना जी। जैसे अभी मैं भी अर्ज़ कर रहा था आपसे, और मेरे मेहमान ने भी अपने प्रोफाइल को मज़ीद उसके अंदर वो कहते हैं ना कि दाल का तड़का लगाना जो है ना वो तड़का लगाया है और वो बताया। और ये इट्स रियलिटी कि पाकिस्तानी लोग, मैं हमेशा मोतरिफ रहा हूँ अपनी यूथ का, आई एम अमंग फ्रॉम द यूथ। और ये मेरे साथ भी जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं ये भी उसी खेप से हैं। जावेद, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या इंस्पिरेशन है आपके लिए? यू आर नॉट मोर देन 30, और क्या इंस्पिरेशन है आपको जो लीड करती है कि आप हेड ऑफ मार्केटिंग एक इंटरनेशनल कंपनी की, और फिर आईटी में आप वेब डिज़ाइनिंग भी कर रहे हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हो, आप पीपीसी भी कर रहे हो, आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, क्या इंस्पायर करता है आपको? देखिए, मुझे जो इंस्पायर करता है वो करते हैं लोगों का पोटेंशियल। लेट सपोज कि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा माहौल है कि माँ बाप ने बोला डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है। हमारे पास यकीन करें 1600 प्लस कलरिंग्स हैं, 1600 प्लस कलरिंग्स हैं। अब उस कलरिंग से खेलना, लेट सपोज मेरा एक कज़न था, उसको इंजीनियर बनना था, लेकिन ही वॉज नॉट गुड एट इंजीनियरिंग। अब जब वो ग्राफिक के अंदर गया तो वो ऐसी कंपनीज के लिए काम कर रहा है कि वी कैन नॉट इमेजिन कि यार एक पाकिस्तानी बैठ के इतनी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहा है। तो हमें इंस्पायर ये करता है कि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ट्रैक पे नहीं है। अभी मेरी एक बुक लॉन्च होगी सून, पीपीसी और एसईओ से रिलेटेड। मैं उस बुक में यही एक तो ट्रेनिंग पर्पस के हवाले से मैं बताना चाहूँगा, दूसरा उसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप अपना पोटेंशियल तलाश करें। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये इंस्पायर करती है जब मैं टीम को लीड करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर को, वेब डेवलपर को, कंटेंट राइटर को, इन लोगों से आउटपुट लेके
एक इनपुट देता हूँ अपना एज अ पीपीसी और एसईओ गाय, तो जब रेवेन्यू जनरेट होता है ना, तो उस रेवेन्यू को लेने में और एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आता है। लेट सपोज कि अगर आप मेरे पास आए कि जावेद इस बार आपने क्या टारगेट अचीव किया, तो मैं बोलूँगा मैंने लोकल मार्केट में बैठ के इंटरनेशनल मार्केट से $3,000 का जो है मैंने मार्जिन अचीव किया है। $3,000 का पर मंथ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, होता है इतना ज़्यादा ही है। लोग 50,000 का भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख रहे हैं, लोग 1 मिलियन का भी कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? कि आपके लोगों में पोटेंशियल है, आप वहाँ से आउटपुट लेते हैं, इनपुट जनरेट करते हैं। और मुझे ये चीज़ इंस्पायर करती है कि मुझे लोगों से काम करवाना, और हमारे लोगों में इनफैक्ट पोटेंशियल है भी। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि हम लोगों के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, टैलेंट मौजूद है। बट अब क्या देखते हैं कि हमारी सोसाइटी का वो जो कुरान पाक की आयत है ना, कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ और बातिल ने तो चलना है, ये अज़ल से चल रहा है और इसने अबद तक चलना है, ये ऐसे ही चलेगा। आप ये सोसाइटी के दोनों पहलू जो हैं वो चलते हैं इसी तरीके से, सच भी चलता है, झूठ भी चलता है। आप चोरी भी लोग कर रहे होते हैं, लोग ईमानदारी से पैसे भी कमा रहे होते हैं, लोग रिश्वत भी ले रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें साथ साथ पैरेलल चलती हैं, और कुछ लोग वो शैतान के रास्ते पर चल जाते हैं, कुछ लोग अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं। और हम इस चीज़ को, अगर हम अपनी यूथ जो इस वक्त हमें देख रही है, आप यू डेफिनेटली बीन, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन होगे। आप अगर उनको बताओगे कि आपके पास, मैं अगर आपकी स्टोरी को जानना चाहूँ कि क्या आपको भी कहीं पर ड्रैग हुआ, और कोई सिचुएशन ऐसी आई कि आप कहीं पर ड्रैग हो रहे हो और फिर आपकी एक सबकॉन्शियसनेस ने कहा हो कि नहीं भाई ये नहीं करना, या आपके फादर आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, आप कहीं और निकल आए। अगर आप इस पूरी सिनेरियो को अपने सामने रखें तो फिर आप क्या आंसर करते हैं? देखें, एक लड़की बच्ची थी आरफा करीम जी। बिल गेट्स, जिसने इतना टाइम निकाला, जिसने इतनी बुक्स पढ़ी, जिसने अपना कैरियर 36-36 घंटे काम किया, वो बंदा यहाँ पे आता है पाकिस्तान और उस छोटी सी लड़की से मिलता है। तो कैन यू इमेजिन कि कितना पोटेंशियल है। ठीक है। सिमिलरली आपने बहुत अच्छी आयत को कोट किया, और इसी आयत के अंदर ही हमारे लिए सारी चीज़ें निकलती। हाँ, प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। देखें, हमें प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का, हमें प्रॉब्लम है वाटर शॉर्टेज है, अभी गैस शेडिंग चल रही है, हमें प्रॉब्लम्स तो है। लेकिन देखें, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ सॉल्यूशन भी होगा। डेफिनेटली वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। अब वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, यस, रादर देन प्रॉब्लम्स। हमारी हम यंगस्टर्स में क्या है, इंक्लूडिंग मी, कि हम लोग क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं। हमें क्रिटिसिज्म करने की आदत हो गई है। चाय सही नहीं है, क्रिटिसिज्म। लाइट नहीं आ रही, क्रिटिसिज्म। हम लेट हो गए, क्रिटिसिज्म। बाइक से नहीं, क्रिटिसिज्म। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस रादर देन प्रॉब्लम्स को हम लोग हाईलाइट करें। अच्छा, प्रॉब्लम्स मुझे भी आई। मेरा जो 12-13 साल का ओवरऑल कैरियर है इंटरनेशनल लोकल मार्केट में, जो मैंने गुरु के साथ काम किया, सबसे पहले तो वो चैलेंजिंग था, अपने आप को मनवाना। हमने 14-14 घंटे भी काम किया है। स्टार्टिंग के अंदर होता ये था कि वो लोग समझते यार पाकिस्तानी है, ही वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर अस। सडनली चीज़ें होती गई, उनको पता चला पोटेंशियल है, आगे लेके आओ। $200 थे, $500 थे, $1000 हुए, फिर $2000 हुए, और फिर मिलियंस पे बात चली गई। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड किया, रादर देन प्रॉब्लम पकड़ लिया और उसी जगह स्टक हो गए। हमें स्टक नहीं होना है, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। ये फील्ड आईटी एक्सपोर्ट की, चाहे हमारी हो, आपकी हो, टेक्सटाइल की हो, ये एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड जब चीज़ें होती हैं तो आपको अपने आप को अपडेट में रखना पड़ता है। वो क्या कि एग्जांपल ले लें, अपडेट में नहीं रखा। हाँ, देखिए सैमसंग हो गया, टेक्नो हो गया, कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए। हमें अपने आप को अपडेट रखना। चैलेंजिंग्स फेस होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके फादर कहते हैं इंजीनियर बनो, लेकिन आपको अपना पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। और प्रॉब्लम्स होंगी, एज अगेन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस रादर देन टू क्रिटिसाइज द पीपल एंड द प्रॉब्लम्स। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ को एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक रवैया बन गया है, क्योंकि हम रवैयों की बात करते हैं अपने तालीम और तरबियत प्रोग्राम में, विनस टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से हम एक चीज़ देखते हैं कि फादर चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, अम्मा चाहती हैं कि इंजीनियर बन जाए, या अम्मा चाहती हैं डॉक्टर बन जाए, इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन आपकी जो सब कॉन्शियसनेस है, या आपकी जो स्किल है, आप क्योंकि 20-22 साल के हो जाते हो, आपको एक नई स्किल सीखने का मौका मिलता है, आप वो सीखते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि या तो हम अब्बा की मान लेते हैं, अम्मा की मान लेते हैं, रिश्तेदारों की मान लेते हैं, या सिर्फ अपनी मान लेते हैं। मतलब या तो हम उनको नाराज़ कर देते हैं या हम खुद को नाराज़ कर देते हैं।
क्या इसका कोई दरमियानी सॉल्यूशन है, दरमियान से हम कोई इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? मैं सवाल रख कर जा रहा हूँ आपके साथ, और प्रोग्राम में मुझे नाज़रीन इस वक्त शामिल करना है एक वक्फा। कहीं मत जाइएगा, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होने जा रही है मेरी जावेद इकबाल मेमन के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम तालीम और तरबियत। वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं बिल्कुल यंग एक हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जावेद इकबाल मेमन साहब। जावेद, सवाल मैं छोड़कर गया था, क्या कोई दरमियाना सॉल्यूशन दरमियान में, वो जो कहते हैं ना कि एक मीडिएशन या मॉडरेशन की तरफ हम जा सकते हैं, या हम सोसाइटी के इसी एस्पेक्ट को देखते रहेंगे, या हम मान लें या मनवा लें, और जब हम बड़े हो जाए फिर टेलीविजन स्क्रीन्स पर आकर ये बातें कर रहे हो कि मेरे अब्बा तो मुझे ये बनाना चाहते थे, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। क्या आप समझते हैं कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक बैलेंस कैसे आ सकता है? बहुत अच्छा आपका सवाल है, और ये प्रॉब्लम हम लोग शुरू से फेस करते आए। देखिए, चीज़ें अब जो है वो ट्रेडिशनल की जगह मॉडर्न पे आ गई हैं। लेट सपोज कि एक बंदा एक दुकान लगाता था, अब वो ट्रेडिशनल था कि मेरे दादा ने लगाई, मेरे अब्बू लगा रहे और अब मैं लगा रहा हूँ। अब मॉडर्न कैसे और हुआ? ये चीज़ चल रही है पाकिस्तान में, स्टिल इट कंटिन्यूज। आप लाहौर की अकबरी मंडी देख लें, लाहौर की और बड़ी बड़ी मंडियाँ देख लें, कराची देख लें, जो बिज़नेस हब है, यहाँ पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, वो जद्दी पुश्ती जिसे कहते हैं ना, कि वही चीज़ें चल रही हैं। देखें, होता है इस तरीके से कि ये है ट्रेडिशनल, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रेडिशनल से मॉडर्न पे जाएंगे तो आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। लेट सपोज कि मैं अगर यहाँ पे मीरा गाड़ी का स्क्रैप यहाँ पे लाता हूँ इंपोर्ट करके, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने का। उस एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा? मॉडर्न नेट यूज़ करना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, अपने आप को इंटरनेट पे एक्सपोजर देना पड़ेगा। हैव यू हर्ड अबाउट अली बाबा ट्रेड की? ये प्लेटफॉर्म्स क्या है? ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुकानदार अपना माल या प्रोडक्ट वहाँ पे प्लेस करते हैं और उनको इंटरनेशनल ऑर्डर्स आते हैं। तो वो जिन लोगों ने अपने माल को इनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करवाया, वो फिर ट्रेडिशनल नहीं रहे, वो मॉडर्न हो गए, मॉडर्न हो गए। सो मॉडर्नाइजेशन के लिए, और देखें एक बहुत मतलब हम वही हमारी चीज़ें रेलेवेंसी की तरफ जा रही हैं। आपने पहले कहा कि हमारा आईटी सेक्टर बूम हुआ। जब मॉडर्नाइजेशन पे चीज़ें आती हैं तो आईटी सेक्टर सबसे पहले बूम करता है। लेट सपोज एक बिजनेस के लिए लोगो डिज़ाइन भी आप बनवाएंगे, जो कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करवाएंगे, कंटेंट भी लिखवाएंगे और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करवाएंगे। ये चीज़ें जाती है मॉडर्नाइजेशन पे। जब आप मॉडर्नाइजेशन पे आ जाएंगे, आपका बिजनेस जनरेट होगा, आपको रेवेन्यू खुद ब खुद आना शुरू होगा। लास्ट में ये बात है कि माँ बाप को क्या करना चाहिए। मेरी सब माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के अंदर पोटेंशियल ढूंढें, क्योंकि अभी जिस सोसाइटी के अंदर हम लोग हैं, हमें पता है मेरी बुक्स आ रही हैं, वो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि वो भी रीड करें, लेकिन हम जब किताबें पढ़ रहे होते हैं ना, तो लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें की हुई है, मतलब हम काफ़ी पीछे हैं। अब इस फास्ट दौर में जहाँ हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो मेक श्योर कि हमारा ग्राफ ऊपर ही जाए, रादर देन के नीचे की तरफ आए, डिक्लाइन की तरफ ना जाए। हाँ, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के पोटेंशियल को समझे। देखिए, 2 फेज़ है। पहला फेज़, आपका बच्चा अगर गाड़ी खोल लेता है, छोटा बच्चा उसको तोड़ देता है या खोल लेता है, उसको क्यूरियोसिटी कि कैसे बनी है, तो इट मीन्स कि ही और शी विल बी एबल टू बिकम अ गुड इंजीनियर। अगर आपका बच्चा कलरिंग से खेलता है, तो इसका मतलब है कि ही और शी विल बी एबल टू बिकम अ गुड पेंटर। तो ये आपको अपने बच्चे के अंदर बचपन से ही तलाश करना है। अच्छा, एक फेज़ तो ये हो गया। दूसरा फेज़ ये हो गया कि आपने माँ बाप की बात मानी, मैट्रिक तक, इंटर तक आपने किया, फिर इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद आपने अपना पोटेंशियल खुद ही ढूंढना है कि आपको किस तरीके से अपने आप को लेके चलना, आप में पोटेंशियल क्या है। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? क्या मुझे बड़ी खलिश है, मेरी एक आप ये कह सकते हैं खलिश भी है हमारी सोसाइटी की जानिब से, और एक खला भी है, जिस क्यूरोसिटी है मेरे अंदर, एक खला है जिसको मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बच्चा खुद इस काबिल नहीं होना चाहिए कि वो माँ बाप की भी बात को अंडरस्टैंड करे और अपनी भी जिम्मेदारी पूरी करे, इंजीनियर भी बने और साथ में वो कुछ ऐसी चीज़ें भी सीख ले, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर ले, क्योंकि चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त। एक डॉक्टर भी बने और साथ में वो वेब डिज़ाइनिंग भी जानता हो, और एक इंजीनियर हो, वो साथ में कुछ ना कुछ वो जो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट एड की चीज़ें भी जानता हो।
एक साइंटिस्ट है, बायो का है, तो उसको पता हो कि मैं एक्सेल कैसे रन कर सकता हूँ, उसको पता हो कि मैं लोगो डिज़ाइन कैसे कर सकता हूँ, उसको पता हो कि मैं कोरल कैसे यूज़ कर सकता हूँ, उसको मालूम हो कि मुझे अगर ग्राफिक्स के ऊपर काम करना है, इससे तो मेरी स्किल डेवलप हो सकती है। क्या नौजवानों को नहीं ऐसा सोचना चाहिए? आपका सवाल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सोचना चाहिए। आपका मतलब ये है कि इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली। अब हम लोग क्या करते हैं कि मैं भी जब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ गूगल एड्स की, एसईओ की, कंटेंट राइटिंग की, तो उसमें वो कौन से लोग आ रहे होते हैं कि वो लोग आ रहे होते हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी अच्छा, इंजीनियर्स हैं। जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। और इंजीनियर दो कैटेगरी आती है। एक वो कैटेगरी आती है जिसने 5 साल इंजीनियरिंग में लगा दिए, एमबीए में लगा दिए, जॉब्स क्रिएट नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रही। एक वो लोग आते हैं। मैं कहता हूँ आपने कर लिया, दैट इज़ ओके, आगे बढ़े उस चीज़ में, उस फील्ड में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आगे बढ़े, न्यू स्किल्स सीखें। हमारे पास ऐसे एमबीएस भी आए, कैन यू इमेजिन, कि जिन्होंने 3 महीने में एक स्किल सीखी, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी पे बैठ गए विद अ कंपनी कार। ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो इंजीनियर हैं, ऑलरेडी सेटल्ड हैं, लेकिन दे आर विलिंग टू लर्न द न्यू स्किल्स। ऐसे लोग भी आते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि बंदे को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। माँ बाप को डबल क्रॉस करने के बजाय माँ बाप को एतमाद में ले, माँ बाप को एतमाद में एतमाद लेकर में अपनी लेके। स्किल की इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करें और अपनी एग्जैक्टली, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। और ये नाज़रीन वही आस्पेक्ट है कि बजाय इसके कि आप गलत कम्युनिटी का शिकार हों, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है। इसके अलावा अगर तमाम सहाबा कराम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़िंदगी को उठाकर हम देखें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपना हल्का अहबाब कैसा बनाया हुआ था। अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें, जो आपको अच्छी बातें करें, आगे बढ़ने की बात करें। उन लोगों की महफिल में मत बैठिए, अपने बच्चों को भी समझाइए, बजाय इसके कि आप तनकीद करें, बजाय इसके कि आप उनको डांटें, बजाय इसके कि आप उनके साथ कोई सख्त रवैया अपनाएं। उनको प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, खुलूस के साथ, बल्कि वो कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है, अगर मुझसे कमी बेशी हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, कि अपनी औलाद का इकराम करो, अपनी औलाद के साथ इतने प्यार से पेश आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बच्चों के साथ, अपने जो साहबा कराम के बच्चे थे उनके साथ भी, और फिर ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वो अपने शानों पर बिठाकर किस तरीके से प्यार के साथ चलते थे। अब ये वो रवैया है जिसके अंदर ना सिर्फ वालदैन को अपनी एक वो क्या नज़र सानी करना है, बल्कि बच्चों को भी नजर सानी करना है कि अब अगर हमारा कद बढ़ रहा है, वालिदैन के कद के बराबर हो रहा है, तो वी शुड नॉट थिंक ऑफ इट कि अब जनाब हम चैम्पियन बन गए हैं, हम या इकबाल के शाहीन बन तो गए हैं, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा तो गए हैं, लेकिन वो शाहीन की डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए सलमान साहब, होता ये है कि हमने मल्टी टैलेंट की भी बात की, आईटी एक्सपोर्ट की भी बात की, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसको हमें समझना पड़ेगा। आपने बात की माँ बाप को लूप में लेने की, माँ बाप की तरबियत की। देखिए एक तो चीज़ है कि माँ बाप को लूप में लेना, एक होता है तरबियत भी करना। माँ बाप को अपने बच्चों की ऐसी स्ट्रॉन्ग तरबियत करनी चाहिए। और जहाँ तक आपने कॉल की बात की, तो हज़रत अली का एक और कॉल है कि आप अपने जिस्म को या अपने आप को पानी की मायने बनाए। फर्श पे जाए, फर्श की तरह हो जाए, कप में जाए, कप की मानिंद हो जाए, गिलास में मतलब जाए, जिस गिलास। सांचे में ढाल लो बिल्कुल, वही सांचा बने। एग्जैक्टली। तो सिमिलरली माँ बाप को भी बच्चे को थोड़ा सा एक लिवरेज देना चाहिए, और बच्चे को भी माँ बाप को लिवरेज देना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, मैं आपकी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ अपनी भी कर रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ गूगल के एड्स भी, पीपीसी रन कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर भी बन रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ एसईओ भी सीख रहा हूँ। मैं जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन रहा हूँ, लेकिन आपकी भी बात मान के मैं पेंटिंग भी सीख रहा हूँ। तो इस तरीके से माँ बाप को, बच्चे माँ बाप को लूप में ले, और माँ बाप बच्चों को लूप में ले, इसी तरीके से एंड काम आई चले। गेस कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, अक्सर हम हमारा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का कि हम कंपैरिजन करते हैं यूरोप अमेरिका के साथ, हम कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ। आई बिलीव इन के जो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम के अंदर इतना टाइम होता है बच्चे के पास कि एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के अंदर जब आप शिफ्ट हो रहे होते हो, वो जो 20, 22, 25 से 30 दिन का टाइम होता है या 1.5 महीने का भी टाइम होता है, उस एक टाइम के अंदर, उस एक पीरियड के अंदर अगर आप एक नई स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, सीख लेते हो, आप वो एडवांस एक्सेल की हो, वो आपको एसईओ की ट्रेनिंग्स हो, वो आप कोई भी ABC XYZ एडोब हो, ओरेकल हो, ऐसी चीज़ जो कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक कर सके, वो कितना आप समझते हैं कि कितनी अफादियत हो सकती है उसकी? ठीक है, इसकी अफादियत इतनी है, और हम लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखते हैं। हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि हम स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कर रहा होता हूँ, उसके अंदर
काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं। कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनकी फील्ड पहले कुछ और थी और अब फील्ड कुछ और है। लेट सपोज एक फील्ड है आरएसपी की, इसके अंदर यूके और यूएसए के स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी बैठ के असिस्ट करते हैं कोर्स करवाने की। मतलब वो कोर्स सिखा रहे हैं, वो क्लासेस सिखा रहे हैं कि भाई आपको कोई लेक्चर सीखना है, और उसकी पीपीसी मैं भी रन करता हूँ, एसईओ भी मैं रन करता हूँ, और मैंने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को रेवेन्यू भी जनरेट करके दिया। तो एक अलग फील्ड है। एक बंदे ने 5 साल इंजीनियरिंग पे लगाए, उसने एक छोटी सी ट्रेनिंग ली आरएसपी की, एक अच्छा अमाउंट उसको मिल रहा था इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन वहाँ उसको मज़ा नहीं आ रहा था। वो कहता है मुझे एक चस नहीं आ रही थी, चस नहीं आ रही, चस नहीं आ रही। एग्जैक्टली सलमान। जैसे आप माशाल्लाह आपका नाम है, आपको लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं? कि आपका पोटेंशियल और आपका इंटरेस्ट, पोटेंशियल प्लस इंटरेस्ट साथ हो गया, वो मैच करना चाहिए, मैच आपकी करना कोहेसिवनेस होना चाहिए बिल्कुल। उसमें। तो मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि जो आपका पोटेंशियल है और इंटरेस्ट है, मैंने इतना काम किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आज तक थका नहीं हूँ। आप मुझसे 14 घंटे काम करवा लें, मेरे बंदे उठ के आते हैं, कहते हैं सर आप थके नहीं? बोलो मैं अभी तक थका ही नहीं हूँ, सीरियसली मुझे मज़ा आता है करने में, मुझे क्यूरियोसिटी है। और यही चीज़ हमें अपने अंदर भी डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक डेवलप नहीं करेंगे, मार्केट में नाम नहीं होगा, मार्केट में आपका नाम नहीं होगा, आपके माँ बाप का नाम नहीं होगा। ये बात है सारी। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं, मेरा इस वक्त जो नौजवान तबका है आपको देख रहा है, क्या पैगाम देते हैं कि हम बात तो कर रहे हैं कि वालिदैन को थोड़ा सा हम ज़्यादा इम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं, और मैं ख़ास तौर पर क्योंकि मैं एज अ पेरेंट भी देखता हूँ कि मुझे इस वक्त क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिलअप करनी चाहिए, सो दैट कि मेरे बच्चे भी अच्छे एक माशरे का मस्बत पहलू बन जाएं, मस्बत रुकन बने। बच्चे बड़े होंगे तो डेफिनेटली, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने वालिदैन की वजह से बैठा हूँ। अगर वो मेरी इतनी अच्छी तरबियत नहीं करते, वो मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करते, या मैं कहीं भटक भी गया तो वो मुझे डांटते नहीं, वो मुझे अगर दाएं बाएं मुझे निकल जाने देते, तो शायद मैं यहाँ पर नहीं बैठा होता। सो आप कैसे समझते हैं कि वालिदैन को तो एक एटीट्यूड है इसके अंदर, वालिदैन की तो जिम्मेदारी है इसके अंदर, बच्चों की क्या जिम्मेदारी है इसमें? बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि एज अगेन जो हमने पहले बात करी कि हज़रत अली के कॉल से कि पानी की तरह बन जाओ। हम लोग, हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम लूप में नहीं रखते हैं लोगों को। लेट सपोज कि अगर मेरे अंडर में कुछ लोग हैं तो वो काम कर रहे हैं जो मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक काम कर दिया विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, और वो बाद में आके बता रहे हैं, पहले लूप में नहीं रखा। सिमिलरली बच्चे क्या करते हैं कि एक काम कर जाते हैं और माँ बाप को बाद में पता चलता है। मतलब जब नुकसान हो जाता है तो फिर आगे बताते हैं। एग्जैक्टली, फिर उसका कोई फायदा नहीं। हाँ देखिए, माँ बाप का दिल बड़ा है, आपका बच्चा वो आपके माफ कर पास देते हैं। नुकसान, लेकिन ये चीज़ बार बार नहीं होगी। ये बात है कैरियर की, ये बात है नरिशमेंट की, ये बात है मेंटल ग्रोथ की। एक बार आपने नुकसान किया, दैट इज ओके, गो अहेड एंड डू अनदर थिंग, बट कीप अस इन द लूप। माँ बाप को, बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, आज मैं भी हूँ, वो अपने माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है, बिल्कुल बच्चा रहता है, और माँ बाप को लूप में रह के चले। इवन दो जिंदगी के कुछ स्टेप्स के अंदर माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है। वो कहते हैं ना, जिसका कोई दोस्त नहीं वो गरीब है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसके माँ बाप नहीं ना, तो वो बहुत गरीब वो है, तो बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो आप बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, आपको फ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माँ बाप के लूप के अंदर लेके चलेंगे, इंशाल्लाह ताला सक्सेस करेंगे। अच्छा, बिल्कुल यही बात मैं छोटा सा एक इंसिडेंट रिलेट करना चाह रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, माशाल्लाह इज़ इंजीनियर और आउट ऑफ कंट्री, इज़ लिविंग फॉर लास्ट 10-20 ईयर्स, 10-15 ईयर्स ऑलमोस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। बट स्टिल वो जब पाकिस्तान आते हैं, अब्बा मिलते हैं, तो अब्बा उन्हें वही बचपन के नाम से, मुन्ने के नाम से बुलाते हैं। हाँ भाई मुन्ने कैसे हो आप? ऐसा ही। तो वो दैट कॉन्सेप्ट, आप जितना मर्जी आपका कद बड़ा हो जाए, आप पैसा अच्छा कमाने लग जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए आप बच्चा ही रहते हैं। बिल्कुल, माँ बाप आपको उसी तरीके से प्यार करते हैं, और माँ बाप का ही दिल जिगरा है ये, जो अपने अपने बच्चों की गलती दर गलती को माफ़ कर देते हैं। जब आप पेरेंट बनते हैं ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हाउ मच डू यू परसीव योर किड्स, और फिर आप किस तरीके से उनको नरिश भी करते हो। नरिश का लफ्ज़ बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया, और किस तरीके से आप अपने बच्चों को नर्चर करते हो। और ये अगेन द पर्टिकुलर वर्ड फॉर द तरबियत, जिसको मैं हमेशा तरबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि तरबियत के लिए अगर डिक्शनरी के अंदर लफ्ज़ तलाश करें तो लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा, और वो लफ्ज़ है एक नरिशमेंट। आज बहुत खूबसूरत लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है। और दूसरा लफ्ज़ है कि आप अपने बच्चों को नर्चर कर रहे हो, वाटरिंग द सीड्स। आपने
जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, पानी देते हैं तो वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, और ये आपका वही लगाया हुआ पौधा होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे एक वक्फा शामिल करना है, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, और जो चीज़ें अभी मैं करना चाह रहा था, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना कर लाया था, वो अभी तक मैं एक भी सवाल नहीं कर सका हूँ। मेरी गुफ्तगू में मैं इतना महव हूँ। मुझे प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करना है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दिलचस्प गुफ्तगू जावेद मेमन के साथ। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करें। वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। ज़रा जावेद से अब देख लेते हैं, मैं ज़रा गुफ्तगू को थोड़ा सा क्योंकि वक्त कम रह गया मेरे पास, सिर्फ एक सेगमेंट है, मैं दो चार चीज़ें टेक्निकल पूछ लेता हूँ। क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में जो आईटी का आने वाला दौर है, क्योंकि हमने 2003 के बाद हमने देखा कि आईटी हमारा गिर गया था, 5 तक तकरीबन चला, फिर उसके बाद एकदम से जवाल पजीर हुआ, फिर 2015 के बाद और ख़ास तौर पर पिछले 3 सालों में और कोविड की लहर आने के बाद तो बहुत ज़्यादा बूम आया है। पिछले 2 साल की हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स देखें तो हाईएस्ट ऑफ द नंबर्स। अभी आने वाले दौर में आप क्या देखते हैं? अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया है, देन इसके साथ साथ और भी शॉपिफाई भी आएगा, फिर रास्ते खुलेंगे तो मज़ीद कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी। आप क्या देखते हैं कि आईटी का दौर, डिजिटल मार्केटिंग का दौर मज़ीद आने वाले दिनों में कैसा लग रहा है आपको? मज़ीद आने वाले दिनों में हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। देखिए, आपने 2013 की बात की, आपने पिछले 9-10 साल की बात की। किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए उसको पिलर्स की ज़रूरत होती है, और हमने अपनी इंडस्ट्री के अंदर पिलर्स का काम किया, हमारे नौजवानों ने स्पेशली। तो जब ये पिलर बने हैं तो ही हमारा आईटी एक्सपोर्ट इतना गया है, और आई एम डैम श्योर कि हमारे पिलर्स मजबूत हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बनिस्बत ये कि हमारी डायरेक्शन सही हो और हमारी गाइडेंस सही हो। हम लोग मतलब स्पीड डज नॉट मैटर, डायरेक्शन डज मैटर। डायरेक्शन डज मैटर, स्पीड डजंट मैटर। सीरियसली, स्पीड देखें, जब इंसान एक ही काम को रिपीटेशन करता है ना, स्पीड खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन अगर आप एक काम कर ही गलत रहे हैं और उसमें आप स्पीड दिखाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अगेन आप डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। स्पीड खुद ब खुद डेवलप होगी अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर हैं, चीज़ों को रिपीटेटिव करेंगे, स्पीड आपकी खुद ब खुद मेंटेन होती रहेगी। अच्छा, मैं जावेद, मैं थोड़ा सा आपसे बहुत अदब के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। कुछ सीड्स हैं हमारे यहाँ टेक्सटाइल में भी, कुछ शुगर सेक्टर में भी, कुछ फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी, मेरी उनसे 1-on-1 डिस्कशन होती है। दे वॉन्ट चेंज, दे वॉन्ट कि आईटी को हम अडॉप्ट कर लें, हम ERPs पर आ जाएं। देखिए, कोई भी सेठ ये नहीं चाहता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करे, कोई भी शख्स नहीं चाहता। सेठ की बात नहीं, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। मैं मेहनत करूं, मुझे पैसे मिलने चाहिए, मेरे नीचे लोग बैठे हुए काम करें। प्रॉब्लम बट आई आइडेंटिफाइड, मैं इस चीज़ के ऊपर आपका थोड़ा सा तज्जिया लेना चाहूँगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि हम कंपनी के मालकान को तो तब्दील नहीं कर सकते, कंपनी के मालकान तो वही रहेंगे। हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमारा इवन के जो गवर्नमेंट सेक्टर है, दे डोंट वांट चेंज, दे डोंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट के जो हमारी आईटी की रेवोल्यूशन है वो आ जाए, और हम कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, एक तो है गवर्नमेंट सेक्टर जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, कोशिश कर रहे हैं। एक है प्राइवेट सेक्टर। जिस सेठ की आप बात कर रहे हैं ना, हम उन सेठों के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं। सेठ हमेशा नंबर्स पे चलता है। एग्जैक्टली, नंबर्स पे बिल्कुल ऐसे ही है। उसको जितना भी डेटा दिखा दें, इंफॉर्मेशन दे दें, प्रॉस एंड कॉन्स बता दें, नहीं, वो ये कहते हैं ये मेरा रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, अगले 3 महीने में मैं कहाँ पे अपना रेवेन्यू देखता हूँ। और ये हम करते हैं, जैसे लोगो डिजाइनिंग के अंदर, RSP के अंदर हम लोग रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। आई एम सॉरी, इन डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स उनको रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जब इंटरनेशनल लोगों को या यहाँ के लोग जो इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनको रेवेन्यू दे सकते हैं, तो सेठ को क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग है तो कितना फर्क नजर आता है आपको? मैं क्योंकि इस बात को थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि आप भी ये समझते हैं कि लोग वाकई तब्दील होना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए हसन साहब की बात यह है कि ERP इम्प्लीमेंटेशन हुई है। आई कैन नॉट एग्जैक्टली कोड द नेम्स ऑफ द कंपनीज, मैं अगर आपको बताऊंगा तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने 2 साल पहले, मेरे बहनों वहीं काम करते हैं, 2 साल पहले ERP सिस्टम लॉन्च किया। कैन यू इमेजिन? उनकी चीज़ें सब एक जगह समअप हो गई। जब चीज़ें सिंक हो गई ना, और उनकी जो लेबर थी वो 50% तक
रिड्यूस हो गए। ठीक है, लेबर कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो गई, सिमिलरली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जो काम आपका 3 महीने में हो रहा था, आप 1 महीने में वो काम करके बैठ जाते हैं। जब आपके पास 2 महीने बच गए, जब ये 2 महीने का ड्यूरेशन आ गया, आप और ऑर्डर्स लें बाहर से, अपनी प्रोडक्शन को मजीद इंक्रीज करें। जब ऑर्डर्स आएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, सेल टैक्स जाएगा, सेल टैक्स जाएगा तो गवर्नमेंट का भी भला हो जाएगा। इसी तरीके से प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर फलता फूलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा जो लेबर तबका है वो कहीं आपसे नाराज़ ना हो जाए कि आपने कहा कि लेबर 50% रिड्यूस हो गई, तो क्या कंपनीज़ को कुछ ऐसे स्टेप्स या ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाने नहीं चाहिए जहाँ पर ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत है, उन लोगों को बजाय इसके कि रिड्यूस कर दें या डाउन साइजिंग कर दें, बजाय इसके के लोगों के घरों के, क्योंकि इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आपको मालूम है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा मुश्किल से जिस तरीके से गुजारा हो रहा है। अगरचे हम आईटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक्सप्लोरेशन के ऊपर जा रहे हैं, व्हाई नॉट कि हम उन लोगों को कोई हैंडमेड एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें और फिर हम उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट को भी लेकर हम आईटी की का जो रिसोर्स है उसको यूज़ करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा आपका सवाल है। कितनी ऐसी चीज़ों के अंदर है जिस पे हम लोग कैपेबल हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट करके अपनी लेबर से काम निकाल के उसको हम एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप बिलीव करें कि बोल्टन मार्केट में बंदा जाता है, हेड एंड शोल्डर्स लेट सपोज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसी की कॉपी हमारे पाकिस्तानी बना लेते हैं, और यू कैन नॉट जस्टिफाई कि ओरिजिनल आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है, डिमांड है, सप्लाई नहीं है। आप ब्रांड चेंज कर लेकिन आपको क्वालिटी का तो फर्क नजर आता है फिर उस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर। देखें, अगर जो इमिटेटेड, आप इमिटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो उसमें फर्क नजर आता है। देखें, जब आपके पास पोटेंशियल है, मेरे पास ये किसी स्पेसिफिक किसी एक प्रोडक्ट के हवाले से नहीं, बट अगेन हर जगह जहाँ तक आपकी बात है, देखें कंपनीज आ रही हैं। आज आपको एक चीज़ याद होगी कि हमें गार्ड्स नज़र आते हैं, प्राइवेट गार्ड्स, ये कंपनीज पाकिस्तान में आई है। आज वो लेबर जो बेचारे बेरोजगार थे, एटलीस्ट गन लेके खड़े हो जाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और 15-20 हज़ार के जनरेट कर सकते हैं इनकम। कंपनीज आ रही है पाकिस्तान के अंदर। लेबर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ जो पहले थी अब वो चीज़ नहीं है। देखें, लेबर सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर नहीं इंप्लीमेंट हो सकती, नहीं, वो तो हर जगह पर है, हर जगह पर है। मेरे ऑफिस में लेट सपोज ऑफिस बॉय है, आपका ऑफिस बॉय है, आपका क्लीनर है, आपका गार्ड है, आपका ब्लू कॉलर जितना भी स्टाफ है हर जगह पे मौजूद है। दे आर कॉल्ड लेबर सर। तो लेबर सिर्फ टेक्सटाइल तक रिलेटेड नहीं है। जब आप ये चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे तो आपकी लेबर एडजस्ट खुद ब खुद होना शुरू। ठीक है, ये इस एस्पेक्ट को डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी था कि कहीं से ये महक ना आपको चली जाए कि हम कहीं ये कह रहे हैं कि आप आईटी जो एक एवोल्यूशन है या रेवोल्यूशन है इसको लेकर आएँ तो मैन पावर को आप वो कर दें, रिड्यूस कर दें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैन पावर से आपने क्या काम करवाना है, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि आप किस तरीके से अपना जो आपका लेबर है जिसको आप कम करना चाह रहे हैं, जहाँ पर ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, उनको वहाँ से हटाकर स्किल्ड लोगों को लेकर आएँ, जहाँ पे मशीन्स चलानी हैं, जहाँ पे आईटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना है, और उन लोगों को वहाँ पर ले जाएं जहाँ पर आपकी ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत है। बहुत खूब। आपका जावेद साहब, मुझे मज़ीद ये फरमाइएगा, अब कैसा समझते हैं आप माशाल्लाह से पिछले 12 से 15 सालों में क्या कुछ अचीव किया है आपने? अगर मैं आपकी छोटी सी एक सक्सेस जानना चाहूँ, वेयर यू वर, और अब आप कहाँ अपने आप को ग्रेड करते हैं? ठीक है, मैं अपने आप को डी से लेके ए पे ग्रेड करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि 8 साल तक एक कंपनी जिसने आपको देखा नहीं है, सिर्फ उसने आपको सुना है, जो कि अमेरिका के अंदर है, और यहाँ पे बैठ के एक पाकिस्तानी को काम देते हैं, उसके लिए 8 साल तक सर्वाइव करना और एंड में उसकी टीम को लीड करना, जिसके अंदर डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग हैं, डिफरेंट दिमाग हैं। ठीक है सलमान साहब, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है पता है? किसी से काम करवाना। सही, हमने किसी से काम करवाया है, काम करवाने के साथ साथ अपने आप अपना लोहा मनवाया है। तो 8 साल की सक्सेस जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मैंने कंपनीज को रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, चाहे लोकल हो, आरएसपी से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे इंटरनेशनल हो, रेवेन्यू जनरेट करके दिया नंबर्स के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ ये मेरी बहुत अच्छी अचीवमेंट है।
सिमिलरली मैंने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं। लेट सपोज हमारे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं, यार वी कैन नॉट अफोर्ड, हम कहते हैं आ जाओ हमारी इंडस्ट्री में, आ जाओ आप कमाओ। देखें हमारी एक मुझे ये मैटर नहीं करता कि मैंने नंबर्स और डॉलर्स कितने कंपनीज को जनरेट करके दिए, मेरे लिए ये मैटर करता है कि यार छोटी सी ज़िंदगी है, अपना सोशल कंट्रीब्यूशन भी तो देना है सर। मैं सोशल कंट्रीब्यूशन कैसे देता हूँ? लोगों को ट्रेन करके लोगों की काउंसलिंग करके। लेट सपोज भाई इंजीनियरिंग में फेल हो गया, आ जाओ कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता दूँ पैसा किस तरीके से कमाना है, लेकिन सही तरीके से। ठीक है, एक चीज़ पे आपने टाइम वेस्ट कर दिया, व्हाट्स नेक्स्ट? ठीक है, तो मेरी अचीवमेंट मेरे मुताबिक क्या है कि मैंने लोगों को ट्रेन किया है, पाकिस्तान को 0.001% तक कंट्रीब्यूशन दी है, और मेरी कोशिश यही रहेगी। That's really an humble approach from जावेद इकबाल। लास्ट में प्रोग्राम मुझे वाइंड अप करना है, मुझे 2-4 चीज़ें छोटी छोटी बारीक बारीक। कामयाबी, सक्सेस आपके नज़रिए में क्या है? बहुत सारा पैसा कमा लेना सक्सेस है, बहुत बड़ा ओहदा ले लेना सक्सेस है, बहुत बड़ी गाड़ी ले लेना सक्सेस है, या अपनी ज़िंदगी के अंदर आप जिस हाल में हैं आपका एक कॉन्टेंटेड एटीट्यूड, ये सक्सेस है? बहुत अच्छा आपका सवाल है, और मैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप सवाल मुझसे पूछेंगे, तो आपने सवाल पूछ लिया तो मैं 2 मिनट आपके लूँगा कि ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, नींद नहीं आती है, टैबलेट्स ले रहे होते हैं। अभी मेरे ही साथ के लड़के, और अगर उनकी पर्सनल लाइफ में जाएं तो दे आर रियली डिस्टर्ब। गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, नींद नहीं है, सुकून नहीं है, फ़ायदा नहीं है। आप पैसा भले बेशक कमाएं, लेकिन साथ साथ ज़िंदगी का सुकून भी कमाएं और सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। बिलीव करें, जिस वक्त आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन चले जाएगी, उस वक्त आपको दिली इत्मीनान आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं आओ हमारे पास, काउंसलिंग करो, लाइफ में क्या चीज़ आपकी डिस्टर्ब है, आप मुझे बताएं। दोस्त से कब मिले थे? एक बहुत अच्छा सा 2 मिनट आपके लूँगा। और बहुत बड़ा एक लॉयर था, यूएस जाता है, बहुत सारे क्लाइंट्स उसके बन जाते हैं। ये जाता है लाहौर से, बहुत अच्छा वकील बन जाता है, वहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करता है, डिस्टर्ब हो जाता है लाइफ के अंदर। इतनी ज़्यादा मेंटेलिटी हो जाती है उसको कि यू कैन नॉट इमेजिन, वो सुसाइड की तरफ जाता है। उसके दोस्त की कॉल आती है कि एक काम करो, लाहौर आओ। जब वो लाहौर जाता है अपने गाँव के अंदर, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, ओ शीदे कहाँ है, वो शीदे कहाँ रह गया था। वो बंदा कहता है यार ये अल्फाज सुनने के लिए ना मैं तरस गया था, ये अल्फाज मैंने 20 साल पहले सुने थे। अपनी गैदरिंग में जाता है, हंसता है, खेलता है, और फिर दोबारा से यूएस चले जाता है। तो बात ये होती है कि आप पैसा कमाएं, लेकिन पैसे के साथ साथ दिली इत्मीनान, सुकून, खुशी और सेटिस्फेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट में आपका बस एक लम्हा मज़ीद, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मेरी गुफ्तगू तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये कैसा ब्रॉड टॉपिक है, और माशाल्लाह से आपकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके से यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन यंग एज, एट योर यंग एज, माशाल्लाह से यू हैव मैनी मोर इन फ्यूचर अहेड। दिसंबर 21 बंद हो रहा है, और 31 दिसंबर 2021 का सूरज गुरूब हो चुका, नए साल का आगाज़, नया एक सूरज तुलू होगा, और तुलू हुआ। और अब क्या लोगों को पैगाम देते हैं, यंगस्टर्स को ख़ास तौर पर, अपने हम उम्र लोगों को, हम उम्र समझ लें, हम रकाब समझ लें, क्या पैगाम देते हैं? मेरा मैसेज यही है, और आज आपसे इंटरव्यू भी देने का मकसद ये है। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने टाइम निकाला कि इस मैसेज को देने के लिए। मैं ये मैसेज देता हूँ कि बी डेडिकेटेड, बी पोलाइट, और आपने आगे बढ़ना है ज़िंदगी के अंदर। जो चीज़ें हो गई, जो मिस्टेक्स हो गई, उसको तो हम रेक्टिफाई कर नहीं सकते, कुछ चीज़ें अल्लाह पे भी छोड़ी हैं, लेकिन अल्लाह भी कहता है कि आप एफर्ट करो, पॉजिटिव रहे, आप पॉजिटिव रहे, डेडिकेशन दें, जो काम कर रहे हैं उसके अंदर इंटरेस्ट शो करें, खुद ब खुद आपके रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जावेद इकबाल मेमन। नाज़रीन, ये हमारे साथ हमारी आज मेहमान मौजूद थे, इनके साथ बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि इनको हम बारहा मदरू करते रहें अपने प्रोग्राम में, ताकि हमारे देखने वाले नाजरीन जिनकी अभी वो बशाशत पूरी नहीं हुई है, जिनकी अभी वो एक एंग्जाइटी है कि मज़ीद चीज़ें जानना चाहते हैं, इनसे सीखना कैसे है, इनके पास हम ट्रेनिंग्स के लिए इनसे हम कैसे रब्ता कर सकते हैं, कहाँ पर ये मिल सकते हैं, यूएस कंपनीज़ के साथ काम करना कैसा है, एक्सपोजर कैसा है,
क्या कुछ मज़ीद लर्न कर सकते हैं। बिज़नेस अगर आपका डाउन है उसको आपने अपग्रेड करना है, ग्रो करना है, वो कैसे कर सकते हैं। मज़ीद हम इनसे मुलाकात का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि आज का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है और मुझे अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है इस कुरान पाक की आयत के साथ कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअद-ज़न्न। आपको अच्छा गुमान रखना है, पॉजिटिव मस्बत सोच के साथ आगे बढ़िए। जैसे फरमाया इन्होंने कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको ऑनेस्ट होकर काम करना है। बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ, अपनी ज़ात के साथ सिंसियर होना, अपने आप को पहचानना, जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि आपके ऊपर वो वक्त आता है कि रब ताला की ज़ात आपके लिए तमाम के तमाम दरवाजे भी खोलती है, और अगर मुश्किलात का कहीं पर अंबार भी लगा हो ना, वो मुश्किलात आपके लिए ऐसे बहते दरिया की तरह रास्ते बनाते चले जाते हैं। वही रास्ते बनते हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नारे नमरूद में, या नारे नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन ने जब पीछा किया तो दरिया में रास्ते बन गए थे। और फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो हमारे लिए सबसे बड़ी ज़ात है, सबसे बड़ी एक हम क्या कह सकते हैं कि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि आपकी ज़ात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को अगर हम बयान करने लगें इस मामले को लेकर कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, आपने ज़िंदगी को कैसे, आपने एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे काम करना है, एज मुलाजिम कैसे काम करना है, एज ताजिर कैसे काम करना है, आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, ये तमाम के तमाम अखलाक हमारे अंदर आ जाएँ और ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे अंदर पनपती रहें। क्योंकि हम इस तबके से गुजर रहे हैं कि आज जो शोरश बरपा है हमारे इर्द गिर्द, जो अफरा तफरी है, जो नफ्सा नफ्सी का आलम है, उसमें अगर हम रहते हुए अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने माशरे के अंदर एक मस्बत किरदार, वो कहते हैं कि एक कतरा जो है अगर हम गिरा सकते हैं तो वो हमें गिराते रहना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद सलमान को तालीम और तरबियत की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।